आज करीब 2 साल बाद मोना का फोन अपने भाई अरिजीत के पास आया। मोना का फोन देखते ही अरिजीत ने अपनी पत्नी रीमा की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि फोन उठाओ या ना उठाओ। रीमा ने धीरे से इशारे में फोन उठाने के लिए बोल दिया, तो अरिजीत ने जैसे ही फोन कान में लगाया, उधर से रोने की आवाज आई। मोना रोते हुए कह रही थी, भैया आज पूरे 2 साल बाद आपकी आवाज सुनने को मिली। माँ के जाने के बाद आप तो मुझे भूल ही गए। आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई। फोन स्पीकर पर था और रीमा सब कुछ सुन रही थी। बहन की बात सुन अरिजीत ने कहा, ऐसी बात नहीं है मोना, याद तो बहुत आती है, लेकिन फिर जब माँ ही नहीं है तो तुम मायके क्या करने आओगी। बस यही सोचकर कभी याद नहीं करता, बुलाने की हिम्मत नहीं होती। किस मुंह से बुलाओ? तुम तो बस माँ के लिए ही मायके आती थी ना। माँ से ही तो तुम्हारा मायका था। भाई भाभी को तो तुम देखना भी पसंद नहीं करती हो, तो फिर कौन सा मुंह लेकर हम तुमको बुलाते। और वैसे भी अब माँ तो रही नहीं और रीमा को तुम पसंद नहीं करती, तो फिर इस घर में आकर किसके साथ रहोगी, बोलोगी, बातें करोगी। भाई की बातें सुन चुप हो गई मोना। क्या बोले? अरिजीत ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। 2 साल पहले की घटी घटना मोना की आंखों के आगे नाचने लगी। आंखों में अनायास आंसू आ गए। आज उसे अपनी करनी का पछतावा हो रहा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई कंधा नहीं था जिस पर सर रखकर वो रो सके। माँ के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी मोना। 2 साल लगातार ससुराल में रहकर अब कहीं ना कहीं सास और पति के भी ताने सुनने को मिलने लगे कि तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें घास नहीं डालते हैं। जब तक तुम्हारी माँ थी तब तक तुम्हारा मायका था। तुमने अपना मायका खुद से बर्बाद कर लिया। सबके ताने सुन सुनकर बेचारी मोना के दिल के टुकड़े हो जाते। माँ का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता, आंसू अपने आप निकल जाते। फोन रखकर मोना लेट गई। आज उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। लेटे लेटे मोना पुरानी यादों में चली गई। कितने अच्छे दिन थे वो, कितनी खुश रहती थी मोना। अरिजीत की शादी के 1 साल बाद ही मोना की शादी भी तय हो गई थी। रीमा इस घर में बहू बनकर आई। हर लड़की की तरह उसके भी अरमान थे, सपने थे। आते ही ननद की शादी पड़ गई। रीमा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सारा काम वो बिल्कुल परफेक्ट कर ले। शादी की सारी तैयारी, सारी खरीदारी, सब कुछ सास ननद के साथ मिलकर हंसी खुशी करना चाहती थी। लेकिन जाने मोना को रीमा से क्या चिढ़ थी। शायद वो गरीब परिवार से आई थी इसलिए। बिमला जी ने जानबूझकर अरिजीत की शादी गरीब घर की लड़की के साथ की थी। उन्हें बस अपना घर संभालने के लिए एक सभ्य, सुशील और संस्कारी बहू चाहिए थी। बड़े घर की पैसों के घमंड वाली बहू नहीं। और रीमा गरीब परिवार से ही थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन काम के मामले में ऐसा कोई काम नहीं था जो उसे नहीं आता था। बस पढ़ाई को छोड़ते तो वो सर्वगुण संपन्न लड़की थी। पढ़ना भी जानती थी, लेकिन थोड़ा बहुत। बिमला जी ने रीमा के पापा से 1 रुपये भी दहेज नहीं लिया था। बिमला जी का पूरा परिवार, अरिजीत, बिमला जी, अरिजीत के पापा, सब बहुत अच्छे थे। एक बस मोना ही उस घर में ऐसे निकल गई जिसे अपने रुपए पैसों का घमंड हो गया था, जो हर बात में सोसाइटी देखती, समाज देखती थी, ऊंच नीच देखती थी, अमीर गरीब देखती थी। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टियां करना, मूवी देखना, बड़ी बड़ी बातें बोलना उसके शान में था। इसलिए वो रीमा को अपने बराबर नहीं समझती थी। मोना की नज़र में रीमा उसके कैटेगरी की नहीं थी। मोना हमेशा रीमा को नीचा दिखाती थी, जिसके चलते ही मोना अपनी शादी के किसी भी शॉपिंग में रीमा को नहीं ले जाती, क्योंकि रीमा उसके नज़र में अनपढ़ थी, गंवार थी, गरीब थी। बिमला जी बेटी की हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उन्होंने कई बार मोना को समझाने की कोशिश की, लेकिन भला मोना माँ की कहाँ सुनने वाली। कितनी बार तो रीमा ने खुलकर अपनी सास से कहा भी कि माँ जी, मैं भी चल पड़ती हूँ आप लोगों के साथ मार्केट, खरीदारी में आप लोगों की मदद कर दूंगी। बिमला जी कुछ बोले उससे पहले ही मोना बोल पड़ती, बिल्कुल नहीं भाभी, मैं अपनी शादी की खरीदारी खुद कर लूंगी। आप अपना जाकर चूल्हा चौका देखो, वही बहुत है। अब भला रीमा क्या करती? चुप हो जाती। एक बार ऐसे ही जब मोना अपनी माँ के साथ अपने पसंद की साड़ियाँ खरीद कर लाई, तो बिमला जी सारी साड़ियाँ रीमा को दिखाते हुए बोली, बहू ले तू भी देख ले,
हमने मोना के लिए ये साड़ी ली है। सारी साड़ियाँ मोना के पसंद की है। जैसे ही रीमा साड़ियाँ देखने के लिए खोलने लगी, मोना ने तुरंत बोला, भाभी ऊपर से ही देख लो, साड़ियाँ खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, गंदी हो जाएगी। मोना की बात सुन रीमा वही ठिठक गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो साड़ियाँ देखे या ना देखे। फिर भी सास के कहने पर उसने ऊपर से ही साड़ियाँ देख ली। साड़ियाँ तो अच्छी थी, लेकिन ज़्यादातर साड़ियाँ मरून और पिंक कलर के ही थी। तो रीमा ने बिमला जी से कहा, माँ जी ज़्यादातर साड़ियाँ दो ही कलर की है, नई नवेली दुल्हन हर कलर की साड़ियाँ हो तो अच्छी लगती है। कल को कहीं सास ननद ये ना बोले कि एक ही कलर उठा लाई है। बिमला जी कुछ बोले उससे पहले ही मोना बोल पड़ी, भाभी ये मेरे पसंद की साड़ियाँ है, जो बोलेगा मैं सुन लूंगी। आप अपना ज्ञान मत बांटो, आपको बस साड़ी देखने के लिए बोला गया है, आपसे कोई ज्ञान नहीं मांग रहा। मोना की बात सुन रीमा चुपचाप किचन में चली गई। वो समझ गई कि मोना को उसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही है। वो नहीं चाहती कि उसकी शादी की तैयारी में मैं आसपास भी रहूं। रीमा को भी शौक नहीं चढ़ा था, वो भी चुपचाप अपने काम से मतलब रख रही थी। खैर जैसे तैसे शादी हो गई, मोना अपने घर चली गई। पूरी शादी में मोना ने रीमा से ज़्यादा दूरी ही बनाकर रखी। शादी के कुछ दिनों बाद जब मोना मायके आई तो सीधे भागकर अपनी माँ के कमरे में गई। मोना काफ़ी खुश थी। मोना को देख रीमा भी खुश हो गई थी। उसे लगा शायद अब मोना बदल गई होगी शादी के बाद, लेकिन मोना का नशा शादी के बाद और भी डबल हो गया था। वो और भी अमीर घर में चली गई थी तो पैसों का घमंड और भी बढ़ गया था। इधर मोना अपनी माँ से बातें करने में बिजी थी, उधर रीमा मोना के लिए चाय पानी लेकर सास के कमरे में जा रही थी तो उसे बिमला जी की आवाज़ सुनाई दी। बिमला जी मोना को समझाते हुए कह रही थी, बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है, तू कभी कभी आएगी, कम से कम अब तो अपनी भाभी से ठीक से बात कर। देख धीरे धीरे मेरी उम्र ढल रही है, मेरे बाद वही तो इस घर को देखेगी। तो जब तुम उससे बात ही नहीं करोगी तो भगवान ना करे अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम क्या करोगी यहाँ पर आकर। बिमला जी ने बात तो बहुत दूर की और बहुत ही गहरी कही थी, लेकिन पैसों के नशे में चूर मोना को भला दूर की बातें कहाँ समझ में आने वाली थी। उसने तपाक से बोला, माँ आपको क्या लगता है कि मेरे पास इतना टाइम रहेगा कि मैं भाग भाग कर मायके आते रहूंगी? अरे वो तो आप हो जो मुझे टाइम निकाल कर आना पड़ता है। हम खुद ही अपने आप में इतने बिजी रहते हैं कि टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप तो माँ हो, आपके लिए तो टाइम निकालना ही है। आपके बाद आपको क्या लगता है कि मैं इस घर में आऊंगी भी? कभी नहीं। बिमला जी समझ गई कि मोना को समझाना मुश्किल है, इसे समय ही समझाएगा। इसलिए बिमला जी ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन बाहर दरवाजे पर खड़ी रीमा ने मोना की सारी बातें सुन ली। रीमा को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि शादी के बाद मोना बदल गई होगी, लेकिन यहाँ मोना के ऊपर पैसों का नशा और भी चढ़ गया था। रिश्तों की कोई कीमत नहीं थी उसकी नज़रों में। फिलहाल रीमा इसी बात से खुश थी कि उसका परिवार, उसके सास ससुर, उसके पति सब उसके साथ है। इसलिए वो मोना को लेकर ज़्यादा सीरियस भी नहीं हुई और कमरे में चाय पानी रखकर चुपचाप चली गई। बिमला जी रीमा का चेहरा देखते ही समझ गई कि रीमा ने सब कुछ सुन लिया है। बिमला जी मोना और रीमा में कोई अंतर नहीं रखती थी, रीमा को भी बेटी की तरह ही मानती थी। खैर अब रीमा खुद ही मोना से दूरी बनाकर रहने लगी। आखिर कोई कब तक अपनी बेइज्जती करवाए, कब तक मोना की भाभी होने की सजा भोगे। आखिरकार एक दिन अचानक ही बिमला जी के दिल की धड़कन रुक गई और वह सबको रोता हुआ छोड़ इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद मोना बहुत रोई चिल्लाई और माँ जो गई तो पलटकर उसने कभी भी मायके की ओर नहीं देखा। बिमला जी के जाने के बाद रीमा ने एक दो बार मोना से फोन पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मोना साफ साफ दो टूक बोलकर फोन रख देती कि भाभी मुझे फोन मत किया करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू बकवास करने के लिए। रीमा ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन मोना की अकड़ जैसी की तैसी थी। इसलिए अरिजीत के कहने पर रीमा ने मोना को फोन करना भी छोड़ दिया।
खुद अरिजीत ने भी उसका हालचाल लेना बंद कर दिया था। मोना के पापा भी बहू बेटे के साथ खुश थे। धीरे धीरे 2 साल हो गए और आज 2 साल बाद जाकर मोना का फोन आया था अरिजीत के फोन पर। आज मोना रो रही थी। आज उसे मायके की याद आ रही थी। बेड पर पड़े पड़े मोना सास की आवाज़ से यादों के भंवर से बाहर निकली। असल में आज मोना के मायके की याद इसलिए भी आई क्योंकि माँ के मरने के बाद 6-7 महीने के बाद ही तो सास ने ताना देना शुरू कर दिया था कि तेरे मायके वाले तुझे छोड़ दिए हैं, तेरी हरकतों की वजह से कोई पूछता तक नहीं है। सास की बातें मोना को इतनी नहीं लगती थी, लेकिन आज जब अपनी ननद की किसी बात को लेकर मोना की बहस हो गई तो मोना का पति भड़क गया मोना के ऊपर। मोना, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। जब देखो मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती हो। मायके में तुम्हारी भाभी खराब है, यहाँ ननद खराब है, बस दुनिया में तुम ही सही हो। तुम्हें अपने आगे किसी की सच्चाई दिखाई नहीं देती? अपने अंदर भी झांक कर देखो। कभी तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा मायका छूट गया है। पूरा परिवार है तुम्हारे मायके में, बाप है, भाई है, भाभी है, लेकिन कोई तुम्हें एक फोन भी नहीं करता है, चाहे तुम मरो या जियो। और अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम्हारा ससुराल भी छूट जाएगा, अकेली पड़ जाओगी तुम। पति की बातें मोना को तीर की तरह लग गई थी। लगातार आंखों से आंसू बह जा रहे थे। शायद मोना अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी रोई होगी। आज उसे रह रहकर अपने मायके की याद आ रही थी। तब जाकर उसने अरिजीत को फोन किया था, लेकिन अरिजीत की बातें सुन चुप हो गई थी। क्या बोले? उसने खुद ही अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। सही तो कह रहा था अरिजीत। जब मोना अपनी भाभी से बात नहीं करती तो मायके जाकर क्या करेगी? माँ तो है नहीं, भाभी ही है, और भाभी को भी उसने कितना जलील किया था, ये भला मोना कैसे भूल सकती है। खैर, सास की आवाज़ सुन मोना चुपचाप उठकर किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाने लगी। तभी उसने फोन की घंटी बजी। फोन अरिजीत का था। पहले तो मोना को विश्वास ही नहीं हुआ, फिर लपकते हुए उसने फोन उठाया। अरिजीत ने कहा, मोना, तुम कल तैयार रहना, तुम्हारी भाभी तुम्हें बुला रही है, आओगी ना मायके? मोना को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना जलील करने के बाद भी उसकी भाभी रीमा उसे मायके बुला रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रो पड़ी मोना और धीरे से बोली, हाँ भैया, जरूर आऊंगी मैं अपने मायके। अगले दिन अरिजीत सुबह ही मोना को लेने आ जाता है। अरिजीत को देखते ही मोना उससे लिपट गई। मायके जाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ। मोना भागती हुई किचन में गई, जहां रीमा उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर रखी थी। रीमा को देखते ही मोना उसे खींचकर गले लगा लेती है। भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं किस मुंह से माफी मांगू, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी आपने कभी कुछ नहीं कहा और मुझे मायके बुला लिया। मोना की बातें सुन मुस्कुराते हुए रीमा बोली, अरे पगली, मैं तो तुम्हारे बस एक इशारे का इंतजार कर रही थी बुलाने का। मेरा भी बहुत मन था, लेकिन जब तक तुम आना नहीं चाहती थी मैं तुम्हें कैसे बुला सकती थी? और वैसे भी तुम्हारे बुलाने की ज़रूरत क्या थी? ये मायका तुम्हारा है, भैया तुम्हारे हैं, पापा तुम्हारे हैं, ये तुम्हारा ही तो घर है। बस एक माँ जी ही तो नहीं है ना? हाँ भाभी, और माँ नहीं है तो क्या हुआ, भाभी तो है ना। आज मोना का बदला हुआ रूप देख रीमा खुश हो गई थी। वो मन ही मन सोचने लगी, सच कहा था माँ जी ने, मोना को इंसान नहीं सुधार सकता, मोना को समय ही सुधार सकता है। आज जब मोना को 2 साल के लिए रीमा, अरिजीत और उसके पापा ने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, कोई मतलब ही नहीं रखा था, तब जाकर मोना को मायके की और अपने भाभी की कीमत समझ में आई थी। आज उसके पैसों का घमंड चकनाचूर हो गया था। आज उसे पैसों की बजाय रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई थी। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़े। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।